मेरी बेटी डॉक्टर थी। मेरी बेटी रोजाना रात को मुझे गोली खिलाती और कहती है अम्मी इससे आपको ताकत मिलेगी। मैं खुशी खुशी खा लेती, मगर जब सुबह उठती तो मेरा जिस्म टूटा टूटा महसूस होता और बिस्तर पर गंद लगा होता। एक दिन गोली खाए बगैर ही सो गई। जो ही रात के 2 बजे आंख खुली तो मेरी जान निकल गई। मैं जवानी में ही बेवा हो गई थी। यह गम मेरे लिए बहुत बड़ा था। यूं कहूँ कि इस दुख ने मेरी कमर तोड़ कर रख दी थी। शादी के 10 वर्ष बाद शौहर हार्ट अटैक से इंतकाल कर गया तो ससुराल वालों ने भी उसे मेरी नहुसत जाना और ये कहकर घर से निकाल दिया कि मनहूस औरत की हमारे घर में कोई जगह नहीं है। मैं रोती तड़पती रही और बोली कि अगर मुझे कबूल नहीं कर सकते तो मेरी बेटी को ही कबूल कर लें। आपको तो पता है कि कामरान की जान है सदफ। मगर ससुराल वाले तो शायद ये भी भूल गए थे कि उन्होंने भी मरना है और जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं इसके बारे में अल्लाह इनसे जरूर सवाल करेगा, तो फिर वो क्या जवाब देंगे। मैंने हजारों मिन्नतें की, लाख रोने डाले, मगर इन्होंने मेरी बात ना मानी और सदफ का हाथ मेरे हाथ में थमा कर धक्के मार कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। मेरे पास और कोई चारा नहीं था, इसीलिए मैं अपने वालिदैन के घर वापस आ गई थी। मेरे 4 भाई थे और 4 भाभियां, फिर आगे इनकी आल औलाद थी। अबू अब बहुत ज़ईफ हो चुके थे और अम्मी का तो बरसों पहले ही इंतकाल हो गया था। अबू ने मुझे खुंदा पेशानी से कबूल किया था, जबकि मेरे भाइयों की तो सांस रुक गई थी कि बहन घर पर आ गई है तो इसका खर्चा भी उठाना पड़ेगा। इनका रवैया मेरे साथ खराब था। भाभियों ने तो मुझे बुलाना भी छोड़ दिया था। तब अबू कहने लगे कि मेरी बेटी की कफालत की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। शुक्र खुदा का कि मुझे हर माह पेंशन के पैसे मिल जाते हैं, इसलिए तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं अपनी बेटी और नवासी का ख्याल रख सकता हूँ। ये बातें सुनकर मेरे भाई जरा से नरम पड़ गए थे, मगर भाभियों के तेवर अभी भी खराब थे। वो कहने लगी कि सदफ आ गई है तो एक कमरा उन्होंने बुक कर लिया है। हमारे घर में तो पहले ही रहने की जगह नहीं है। इस चीज के जवाब में भी अबू ही बोले थे। वो कहने लगे मेरी बेटी मेरे कमरे में रह सकती है। अबू, मैं और सदफ एक ही कमरे में रहने लगे थे। मैं देखती थी अबू सारा सारा दिन खांसते रहते थे। इनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, वो ज़ईफ हो चुके थे। एक दिन मुझे कहने लगे मेरी बात सुनो। मैं इनके पास जाकर बैठ गई तो वो बोले मेरे माथे पर झुर्रियां नजर आ रही है ना। इन्होंने ये बात इस लहजे में कही थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे रोना नहीं, हिम्मत करो मेरी बेटी, तू बहुत बहादुर है। अब मेरी बात तुमने बड़े गौर से सुननी है। तुम तो जानती हो कि मौत का वक्त मुअय्यन नहीं होता। कोई जवानी में जाता है तो कोई बुढ़ापे में, मगर अब मुझे अपनी मौत साफ नजर आ रही है। मुझे इल्म है कि मैं ज्यादा देर तक नहीं रहूंगा, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी शादी करके तुम्हें अगले घर रुखसत कर दूं। अबू की ये बात सुनकर तो मैं घबरा ही गई थी। मैं बोली ये नामुमकिन है, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती। अबू कहने लगे ठीक है ना करो शादी। अपनी बेटी को यूं ही जलीलो ख्वार होता रहने दूं क्या? मैं नहीं देखता कि तुम्हारे भाई तुम्हारी नन्ही सी बेटी के साथ क्या सलूक करते हैं। अगर वो ऐसे ही माहौल में रही तो इसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो जाएगी। वो कभी भी सर उठाकर जी नहीं पाएगी, हमेशा लोगों के जूते सीधी करती रहेगी। क्या तुम्हें ये कबूल है? मैं अबू की बात सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली अबू अगर मैं दूसरी शादी करती हूँ तो क्या मेरा शौहर मेरी बच्ची को तस्लीम कर लेगा? वो भी तो सारी जिंदगी मेरी बच्ची पर जुल्म करेगा। वो कहने लगे मैं तुम्हारे लिए ऐसा रिश्ता ढूंढूंगा ही नहीं, मैं सोच समझ कर फैसला करूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी बेटी की खातिर शादी कर लो। मैं अबू की बातें सुनकर चुप रही थी। सच कहूँ तो मैं अपनी बेटी ही की वजह से शादी नहीं करना चाहती थी। मुझे नहीं मालूम था कि सुतेला बाप मेरी बेटी के साथ क्या सलूक करने वाला था। वो एक नवाली के बदले उसे कितने ताने देने वाला था। ये बातें सोच सोच कर मेरा दिल घबराता रहता था, मगर जब भाइयों और भाभियों के माथों पर सलवटें देखती तो भी मेरा दिल बैठने लगता था। मैंने अब्बू से कई बार कहा कि मैं ये शादी नहीं करना चाहती, मगर अब्बू ने मुझे वास्ते कस्में देकर मना लिया था। अब यूं अब्बू के इंतकाल से महज 2 हफ्ते कबल ही मैं शहरयार की बीवी बनकर इसके घर आ गई थी। उसने मुझसे वादा किया था कि वो मेरी सदफ को हमेशा हर चीज में अव्वल रखेगा और इसका ख्याल रखेगा, उसे बेटी का दर्जा देगा। मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं आया था। मुझे मालूम है कि लोग शुरू शुरू में कस्में वादे करते ही हैं, मगर बाद में वो ये बातें भूल जाते हैं। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान रहती थी। मुझे ये भी समझ नहीं आती थी कि क्या मेरी बेटी एक अनजान शख्स को अपने बाप की तरह तस्लीम करेगी भी या नहीं। मैं यही बातें सोच सोच कर अफसुदा होती रहती थी। शहरयार ने मेरी परेशानी देखी तो कहने लगा तुम परेशान होना छोड़ दो, मैं तुम्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। मगर मेरा दिल कहाँ बहलता था। फिर मैंने महसूस किया कि शहरयार एक अच्छा बाप बनने की कोशिश किया करता था। कभी सदफ के लिए चॉकलेट्स लेकर आता तो कभी खिलौने। अक्सर वो उसे अपने साथ बाहर खेलने के लिए भी लेकर जाया करता था। जब सदफ वापस आती तो बहुत खुश दिखाई
दिखाई देती थी। अब सदफ भी आहिस्ता आहिस्ता शहरयार के साथ घुल मिल गई थी। वो उससे अब वो कहने लगी थी शहरयार भी उसका बहुत ख्याल रखता था। और ये सब देखकर मेरी फिक्र और परेशानी खत्म हो गई थी, चूंकि मुझे और मेरी बेटी को एक महफूज छत मिल गई थी। वो शख्स जो मेरा शौहर बना था वो मेरी बेटी का भी बहुत ख्याल रखता था, और एक तरफ मेरे सगे भाई थे जो मुझे और मेरी बेटी को देखने के लिए भी रवादार नहीं थे। मेरी सदफ 9 बरस की थी जब शहरयार हमारी जिंदगी में शामिल हुआ था। उसने सदफ को बेहतरीन स्कूल में डाला था, उसका हर तरह से ख्याल रखा था। और आज मेरी बेटी जवान हो गई थी तो उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो डॉक्टर बनना चाहती है। ये बात तो जैसे मैंने अपने सर पर ही सवार कर ली थी। मैं चाहती थी कि मेरी बेटी डॉक्टर ही बने। मैंने ये बात शहरयार से भी की थी। वो कहने लगा तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, मैं जानू और मेरा काम। मैं बोली शहरयार डॉक्टर की पढ़ाई बहुत महंगी होती है, हमारे पास इतना सरमाया नहीं है, फिर हम क्या करेंगे। शहरयार कहने लगा तो मुझे अपनी ईमान से बताओ कि आज तक मैंने तुम्हें कभी पैसों की कमी होने दी है? मैंने तुम्हें किसी चीज के लिए भी परेशान किया है? तुम्हें किसी चीज के लिए तरसाया है? मैंने नफी में सर हिला दिया और बोली शहरयार आपने तो हमारा बहुत ख्याल रखा है, आपने हमें हर चीज दी है। तो शहरयार कहने लगा फिर फिक्र किस बात की है, मैं सदफ को जरूर डॉक्टर बनाऊंगा। फिर शहरयार ने जैसा कहा था उसने वैसा ही किया। मुझे नहीं इल्म कि उसने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया था, इसके पास कहाँ से आए थे। उसने सदफ के सारे खर्च बर्दाश्त किए थे और आज मैं ये बात फख्र से कह सकती हूँ कि मेरी बेटी मेरे शौहर की वजह से डॉक्टर बन गई है। वो एक बहुत बड़े अस्पताल में बाकायदा तौर पर जाने लगी है। इन दिनों मेरे और शहरयार के तो कदम ही जमीन पर नहीं टिकते थे कि अब जिंदगी में मुझे हर चीज हासिल हो गई है, मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मगर हमें क्या पता था कि आने वाला लम्हा हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है। वही हुआ, शाम में चारपाई पर बैठी सब्जी काट रही थी जब सदफ मेरे पास आकर बैठ गई और कहने लगी अम्मी मेरी जिंदगी में एक ही कमी रही है, वो आपने और अब्बू ने कभी पूरी नहीं की। मैं सदफ का शिकवा सुनकर तो दंग रह गई थी। मैं बोली बेटी मैंने और तुम्हारे अब्बू ने अपनी पूरी कोशिश की है कि तुम्हारे लिए हर चीज का इंतजाम करे, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करे। तुम हमें बताओ कि तुम्हें ऐसी कौन सी चीज दरकार थी जो हम दिला नहीं सके। सदफ कहने लगी अम्मी मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा कोई बहन या भाई होता, मगर मेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। अब मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ कि आप मेरा कोई बहन या भाई इस दुनिया में ले आए। मैं तो सदफ की बात सुनकर हंसती थी। मैं बोली क्या हो गया है तुम्हें, कैसी बातें कर रही हो, अब तो और मेरी नानी बनने की उम्र है और तुम मुझे माँ बनाना चाहती हो। सदफ कहने लगी अम्मी जो भी हो जाए मुझे मेरी बहन या भाई चाहिए ही चाहिए। मैं बोली चल पगली मेरा दिमाग ना चाट, मैं तो तुम्हारे लिए रिश्ते ढूंढ रही हूँ, अब तुम बच्चों को खिलाने वाले शौक अपने अगले घर जाकर ही पूरे करना। इतना कह के किचन में आ गई थी। मुझे लगा ये बात हो गई होगी, मगर जैसे ही मैं रात में सोने के लिए अपनी बिस्तर पर आई तो शहरयार कहने लगा तुम्हें नहीं लगता परवीन कि हमारी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी है? मैंने उसकी जानिब देखा और बोली शहरयार कैसी कमी? वो कहने लगा तुम देख रही हो ना सदफ जवान हो गई है, अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, वो ब्याह कर अगले घर चली जाएगी तो तुम और मैं क्या करेंगे? हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन होगा? हम दोनों ने सारी जिंदगी सदफ की परवरिश में गुजार दी और हमें एहसास तक ना हुआ कि हमें अपनी औलाद भी दरकार है। अब मैं सोचता हूँ तो दिल परेशान हो जाता है कि हमने अपनी तरफ तवज्जो क्यों ना दी। परवीन मैं औलाद चाहता हूँ। मैं हैरान रह गई थी, मेरे शौहर ने आज से पहले ये बात कभी भी नहीं की थी। मैं बोली शहरयार अब मैं बच्चे कहाँ संभाल सकती हूँ, मेरी उम्र देखो ज्यादा हो गई है। वो कहने लगा परवीन मुझे सच में औलाद की जरूरत है, अगर तुम नहीं दे सकती तो तुम मुझे दूसरी शादी की इजाजत दे दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं करूंगा, जैसे उसे खिलाऊंगा वैसे ही तुम्हें खिलाऊंगा, जैसा दूसरी बीवी को पहनाऊंगा वैसे ही तुम्हें भी पहनाऊंगा। बोलो मंजूर है? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली शहरयार क्या तुमने अपने लिए कोई लड़की ढूंढ रखी है? वो कहने लगा नहीं मैंने अभी तक तो अपने लिए कोई रिश्ता तलाश नहीं किया और मुझे नहीं लगता कि इस चीज की जरूरत पड़ेगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम मुझे औलाद दे दोगी तो मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा। मेरा और शहरयार का बहुत अच्छा वक्त गुजरा था, वो एक अच्छा हम सफर था और मैं उसे किसी भी कीमत पर गंवाना नहीं चाहती थी। अब मुझे भी औलाद के मुतालिक सोचना पड़ रहा था। मेरी बेटी डॉक्टर बन चुकी थी तो मैंने इसी से मदद लेने का सोचा था। जैसे ही सुबह सदफ नाश्ते पर आई मैं उसे कहने लगी सदफ कल तुम मुझसे कह रही थी कि तुम्हें बहन या भाई चाहिए, तो तुमने मुझसे ये बात कैसे कह दी? क्या तुम्हें मेरी उम्र का एहसास नहीं है? इस उम्र में हम लोग बच्चे कैसे जिन सकते हैं? सदफ कहने लगी अम्मी आप इस चीज की बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं जिस डॉक्टर के साथ काम करती हूँ उसका 30 साल का तजर्बा है। इसके पास एक ऐसी गोली है जिसे खाते ही औरत हामला हो जाती है। अगर आप चाहती हैं कि औलाद हो जाए तो मुझे बताइएगा, मैं अपने डॉक्टर से वो गोली ले आऊंगी। मैंने सर हिला दी और कहा हाँ सदफ मेरे लिए वो गोली ले आना और इस्तेमाल
का तरीका भी पूछ लेना। वो बेइंतहा खुश हो गई थी। उसने उठकर मुझे गले लगा लिया था और कहने लगी, अम्मी आप इस चीज की तो फिक्र ही ना करें। सदफ घर से चली गई तो मैं भी सोचने लगी थी कि क्या मैं इस उम्र में बच्चे पैदा करती अच्छी लगूंगी, मगर क्या करती, मेरी भी मजबूरी थी। मैं अपना घर उजाड़ना नहीं चाहती थी, मैं अपने शौहर को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि मैं औलाद पैदा करने की कोशिश जरूर करूंगी। रात में मेरे लिए सदफ गोली ले आई थी जिसका उसने मुझसे जिक्र किया था। कहने लगी, अम्मी ये गोली आपने हर रात को खाकर सोना है, इसके बाद आप हामला हो जाओगी। मैंने हामी भर ली थी और इसके सामने ही वो गोली ले ली थी। अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी कि मुझे नींद आने लगी थी, सर चकराने लगा था। मैं बोली, मुझे तो नींद आ रही है, ये कैसी गोली है? वो कहने लगी, जी अम्मी इस गोली में नींद भी आती है, मगर आप फिक्र ना करें, अगर आपको औलाद चाहिए तो थोड़ी सी कुर्बानी तो देना ही पड़ेगी। मैंने भी सोचा कि हाँ बात तो ठीक है। खैर अब मैं वो गोली इस्तेमाल करने लगी थी। हर रात मुझे बहुत जल्दी नींद आ जाया करती थी। सुबह उठती तो मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता था, जिस्म टूटा टूटा हुआ सा लगता था, कपड़ों पर भी गंद के निशान होते थे। मैंने सदफ से कहा, मेरे कपड़े पर कुछ निशानात हैं। वो मेरी तरफ देखकर हंसी और बोली, आपका क्या मतलब है? ये निशान गोली की वजह से लगे हैं। उसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा था, जैसे कह रही हो, अम्मी आप तो बिल्कुल ही दीवानी हो गई हैं। मैंने जल्दी से सर झटक दिया और बोली, नहीं नहीं ऐसी बात तो नहीं है, दरअसल मैं परेशान हो गई थी इसलिए पूछ रही हूँ। वो कहने लगी, अम्मी मुझे नहीं मालूम, आप ये बात अब्बू से पूछें, क्योंकि मैं तो अपने कमरे में सोई हुई होती हूँ। मैंने इस बात का शहरयार के साथ भी तस्करा किया था। मैं कहने लगी, शहरयार रात में जल्दी सो जाती हूँ तो आपको किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं होती? पहले तो मैं आपको चाय देती थी, मगर आजकल तो मैं बहुत जल्दी सो जाती हूँ। शहरयार कहने लगा, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपनी औलाद की खातिर चाय की कुर्बानी तो दे ही सकता हूँ। तुम जल्दी सो जाती हो तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। मैं बोली, शहरयार तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। कहने लगा, हाँ हाँ कहो। मैं बोली, सुबह जब मैं नींद से बेदार होती हूँ तो मेरे कपड़ों पर गंद सा लगा होता है, तुम्हें वजह मालूम है इसकी? शहरयार कहने लगा, परवीन जैसे ही तुम सोती हो तुम्हारे 10 मिनट बाद मैं भी सो जाता हूँ, क्योंकि पहले तो तुम मुझे चाय बना कर देती थी, अब तो कोई चाय बनाने वाला भी नहीं होता, इसलिए मुझे भी जल्दी नींद आ जाती है। मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा होता है और कैसे लगता है। शहरयार की बातें सुनकर मैंने सोचा कि मुझे बिला वजह परेशान नहीं होना चाहिए, ये बस मेरा वहम ही होगा, इसलिए मैंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया था। अब मुझे सदफ की फिक्र रहने लगी थी। मैंने शहरयार से कहा कि सदफ अब जवान हो गई है, हमें इसकी शादी का कोई इंतजाम करना चाहिए। वो कहने लगा, हाँ क्यों नहीं, तुम किसी रिश्ते कराने वाली औरत से बात करो और उनसे कहो कि हमारी बेटी के लिए रिश्ता तलाश करें। मुझे शहरयार की बात अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने फौरन से रिश्ते कराने वाली औरत से राब्ता किया था और उससे कहा था कि मेरी बेटी के लिए एक मुनासिब सा रिश्ता ढूंढे। वो कहने लगी, तुम फिक्र ही ना करो, तुम्हारी लड़की की सूरत भी अच्छी है और पढ़ी लिखी भी, सबसे बड़ी बात यह कि वो तो डॉक्टर है, इसके लिए तो झट से रिश्ता मिल जाएगा। मैं ये बात सुनकर मुतमईन हो गई थी। अगले ही दिन वो औरत एक रिश्ता लेकर हमारे घर आ गई थी। रिश्ता भी काफी मुनासिब था, जैसे मेरी बेटी डॉक्टर थी वैसे ही लड़का भी डॉक्टर था। मुझे ये रिश्ता बहुत अच्छा लगा था। मैंने कहा कि मैं अपने शौहर से मशवरा करके आपको कोई जवाब दूंगी, और मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि उस वक्त पर वो मौजूद नहीं थे। वो लोग लड़के की तस्वीर हमें दे गए थे। मैंने सदफ को लड़के की तस्वीर दिखाई तो सदफ मुस्कुरा कर कहने लगी, अब ये लड़का तो मुनासिब है, बाकी जैसे आपकी और अब्बू की मर्जी। मैं इसकी तरफ से अच्छा जवाब पाकर खुश हो गई थी। अब मुझे शहरयार की वापसी की फिक्र थी। मैं चाहती थी कि वो घर वापस आए ताकि मैं उसे लड़के की तस्वीर दिखा सकूं। शहरयार जब घर आया तो मैंने उससे कहा कि देखो हमारी बेटी के लिए एक डॉक्टर का रिश्ता आया है, तुम्हें कैसा लगा लड़का? शहरयार ने जब तस्वीर देखी तो वो कुछ बुझ सा गया था। कहने लगा, लड़का मुनासिब है, पहले तुम सदफ से पूछ लो। मैं बोली, सदफ को भी ये लड़का मंजूर है। मेरी बात सुनकर शहरयार के चेहरे की रंगत उड़ गई थी। वो कहने लगा, माँ बेटी ने रिश्ता पसंद करके मुझे बता दिया, ये भी बड़ा एहसान है, नहीं तो तुम्हें तो चाहिए था कि सदफ को रुखसत करके ही मुझे बता देती कि मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी है। मैं बोली, शहरयार ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं तुमसे मशवरा किए बगैर कोई भी कदम नहीं उठा सकती। मैंने तो लड़के वाले से यही कहा है कि मैं अभी कोई जवाब नहीं दे सकती, पहले अपने शौहर से मशवरा करूंगी। शहरयार ने नफी में सर हिलाया और कहने लगा, बस बस रहने दो, तुम लोगों ने जो करना था वो कर लिया। इतना कहकर वो उठकर अपने कमरे में चला गया था। मैंने सदफ को आंखों ही आंखों में इशारा किया कि जाकर अपने बाप को मना कर आओ, पता नहीं क्यों उसे छोटी सी बात बुरी लग गई है। सदफ भी शहरयार के पीछे ही कमरे में चली गई थी। थोड़ी देर बाद ही अंदर से कुंडी लगने की आवाज आई थी। मैं दंग रह गई थी कि ये कुंडी क्यों लगा ली है। फिर सोचा कि शायद सदफ मना रही हो बाप को। सदफ काफी देर बाद कमरे से बाहर निकली तो उसकी आंखों में आंसू थे। मैं बोली, तुम्हारे वो मान गए क्या? तो उसने नफी में सर हिलाया और कहने लगी, अम्मी मुझे नहीं करनी शादी। मुझे शहरयार पर बहुत गुस्सा आया था कि उसने न जाने सदफ से क्या उल्टा सीधा कह
कह दिया है, जो बच्ची रो भी रही है और शादी से भी इनकार कर दिया है। मैंने सोचा कि अभी इस बात को छोड़ देती हूँ, फिर बाद में शहरयार से बात करूंगी। रात के वक्त मैंने शहरयार से कहा कि तुमने सदफ से क्या कहा है कि उसने रिश्ते से ही इनकार कर दिया। शहरयार का रंग फक हो गया था। वो कहने लगा, मैंने क्या कहना था इससे, मैंने तो बस यही कहा है कि तुम माँ बेटी ने पहले से ही रिश्ता पसंद कर लिया है, मुझे तो बताया भी नहीं। मैं चुप कर गई थी। मैं सुबह जब सदफ के पास गई तो सदफ अस्पताल जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ी थी। मैं बोली, सदफ मैंने आज लड़के वालों को फोन करना है। मैंने हामी भर दी। सदफ ने नफी में सर हिला दिया था। मैं बोली, आखिर ऐसा भी क्या हो गया है कि तुम इस रिश्ते से ही इनकार कर रही हो? तो वो कहने लगी, अम्मी मैं शादी के काबिल ही नहीं रही। ये बात सुनकर तो मुझे जोर का झटका लगा था। मैं बोली, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम क्या बक रही हो? सदफ कहने लगी, अम्मी मैंने जो कहा है बस इसी पर ध्यान दे, यही आपके लिए बेहतर होगा। वो इतना कहकर चली गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। मैंने डॉक्टर के रिश्ते से भी इनकार नहीं किया था। अब उन लोगों के हर रोज मुझे फोन आते और वो जवाब तलब करते थे। मैं इन्हें टाल देती थी। मैं सदफ को मनाना चाहती थी मगर सदफ तो मेरे साथ बात करने को भी तैयार नहीं थी। वो हर वक्त खोई खोई सी रहती। जब मैं वजह पूछती तो वो मुझे नजरअंदाज कर देती थी। सदफ अब अपने बाप के साथ ज्यादा घुल मिल गई थी मुझसे। उसने बड़ी दूरी इख्तियार कर ली थी। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो रात को गोली खाती थी जिसकी वजह से सारा दिन मैं सोई हुई रहती थी और बदन भी थकावट से चूर रहता था। सदफ जैसी अस्पताल से वापस आती अपने बाप के पास जाकर बैठ जाती। वो दोनों न जाने मुझसे छुप छुप कर क्या बातें करते रहते थे। अब मैं उदास रहने लगी थी। मैंने महसूस किया था कि सदफ की आंखों में भी उदासी है। वो मुझसे कुछ कहना चाहती है मगर कह नहीं पाती। मैंने सोचा कि क्या पता वो शादी के लिए फिक्रमंद हो, इसीलिए डॉक्टर वाले रिश्ते से इनकार करके दूसरा रिश्ता घर पर बुलवा लिया था और शहरयार को भी पहले से ही खबरदार कर दिया था कि वो घर से ना निकले, क्योंकि आज लड़के वालों ने सदफ को देखने आना था। लड़के वाले हमारे घर आए तो मुझे ये रिश्ता भी मुनासिब लगा था। मैंने शहरयार की तरफ इशारा किया कि इस रिश्ते को ओके कर दें। तभी शहरयार लड़के वालों से उल्टे सीधे सवालात करने लगा था। वो कहने लगा, आप लोगों का फिरका क्या है? लड़के वाले कहने लगे, हमें फिरके से कोई मतलब नहीं है, हम मुसलमान हैं और हमारे लिए यही काफी है कि लड़की भी मुसलमान हो। मगर शहरयार फिर कहने लगा, लड़का कितने पैसे कमाता है और लड़के का बाप कितना कमाता है? लड़की की ब्याही हुई बहनें ज्यादा अरसे के लिए वालिदैन के घर तो रहने नहीं आती। ये बात सुनकर लड़के की वालदा ने हैरत से शहरयार की तरफ देखा था और फिर कहने लगी, आपसे मिलकर अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी। इतना कहकर वो कुछ भी खाए पिए बगैर हमारे घर से चले गए थे। मैंने खा जाने वाली निगाहों से शहरयार को देखा था और ये भी भला कोई सवाल थे करने वाले, तुमने ये सब बातें इनसे क्यों पूछी? शहरयार कहने लगा, हमारी बेटी लाखों में एक है, यूं ही किसी राह चलते से इसकी शादी नहीं करनी। मैंने अच्छी तरह छानबीन करनी है, अपनी तसल्ली करनी है, फिर इसकी शादी करूंगा। मैंने तो अपना सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। यूं ही 2-3 बार और भी सदफ के रिश्ते आए थे मगर शहरयार ने कोई ना कोई बहाना तलाश करके रिश्ते से इनकार कर दिया था। अब मुझे कुछ दाल में काला लगने लगा था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अपने मुकम्मल होशो हवास में रहूंगी। ये तभी मुमकिन था जब मैं सदफ की दी हुई गोली ना खाती। इसलिए आज रात मैंने वो गोली नहीं खाई थी। खैर आज भी मुझे वक्त से पहले ही नींद आ गई थी मगर आधी रात को मेरी आंख किसी के बोलने की आवाज से खुली थी। ये आवाज किसी और की नहीं, शहरयार की थी। वो कह रहा था, मैं तुमसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ। तुम्हें पा लेने के लिए मैंने बहुत कुछ किया है। तुम यकीन नहीं कर सकती, मैंने एक बेवा औरत से शादी तो कर ली थी मगर मुझे उससे कुछ भी हासिल नहीं हुआ, ना औलाद और ना ही सुकून। शायद मैं यूं ही अपनी बेरंग जिंदगी गुजार भी लेता अगर मुझे इस बात का अंदाजा न हो जाता कि तुम कितनी हसीन हो। मैंने एक बेवा औरत से शादी की थी। शायद इसी चीज का अजर अल्लाह ने मुझे तुम्हारे रूप में दिया है। देखो तुम जवान भी और हसीन भी, और फिर तुम मुझे कितनी आसानी से मुयस्सर हो गई हो। मैं अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। ये बातें सुनकर तो मैं थर थर कांपने लगी थी। मेरा शौहर शहरयार आखिर किससे इजहार मोहब्बत कर रहा था। कमरे में मुकम्मल तौर पर अंधेरा था, इसलिए मैं कुछ देख नहीं पाई थी। मैंने हिम्मत की और उठकर कमरे का बल्ब चला दिया था। ये देखकर तो जान ही निकल गई कि शहरयार के साथ हमारी पड़ोसन की बेटी बैठी हुई थी। मैं एकदम से हैरान रह गई थी और बोली, ये सब क्या है शहरयार? शहरयार ने मुझे जागता देखा तो वो घबरा गया था। आज रात तुमने गोली नहीं खाई? मैंने आगे बढ़कर शहरयार के मुंह पर थप्पड़ दे मारा था और बोली, ये सब क्या है? ये क्या ड्रामा है शहरयार? शहरयार कहने लगा, ड्रामा तो तुमने किया है। तुमने मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुम्हें अभी तलाक देकर इस घर से निकाल देता हूँ। शहरयार ने बड़ी आसानी से मुझे 3 बार तलाक देकर बरसों की रफाकत तोड़ दी थी। मैं लुटी पुटी सी सदफ के कमरे में आई और कहने लगी, सदफ चलो, इस घर से तुम्हारे बाप ने मुझे तलाक दे दी है। सदफ कहने लगी, मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी। मैं ये बात
सुनकर दंग रह गई थी और बोली, सदफ तुम अपनी माँ को छोड़ रही हो? तो वो कहने लगी, आप जैसी औरत को मैं तो माँ कहना भी पसंद नहीं करती। मुझे सब मालूम है आपने किस तरह मेरे बाप को जहर देकर कत्ल किया है। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई थी और बोली, सदफ तुम इतना बड़ा इल्जाम अपनी माँ पर कैसे लगा सकती हो? वो कहने लगी, मैं आप पर इल्जाम नहीं लगा रही, मुझे ये सब बातें अबू ने बताई है। याद है जिस रोज मेरे लिए डॉक्टर लड़के का रिश्ता आया था, अब मैं अबू को मनाने के लिए इनके कमरे में गई थी, तब अबू ने अंदर से कुंडी लगाकर मुझे सारी बातें बता दी थी। वो कहने लगे थे कि मैं तुम्हें एक राज की बात बताने वाला हूँ, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे हकीकी बाप को जहर देकर मार दिया था क्योंकि वो मुझसे शादी करना चाहती थी। अब तुम इस लड़के से शादी कर लो, मगर ये ना हो कि तुम किसी और को पसंद कर लो और फिर अपनी माँ की तरह लड़की को जहर देकर मार दो। तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये शादी नहीं करनी चाहिए, मैं तो शादी के काबिल ही नहीं थी। अगर मैं भी अपनी माँ की तरह ही निकलती तो क्या होता, मैं आपकी तरह कातिल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए मैंने शादी से इनकार कर दिया। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी और कसमें खा खा कर सदफ को यकीन दिलाने लगी थी कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो शहरयार को जानती भी नहीं थी। अबू ने ही मेरा रिश्ता ढूंढा था और उन्होंने ही मेरी शादी करवाई थी। जब तुम्हारे अबू फोत हो गए तब मैं अपने भाइयों के घर आ गई थी। मुझे देखकर मेरी भाभियां हर वक्त मुझे कोसती रहती थी। वो कहने लगे, अब क्या करने आई हो, हमारे हिस्से की तो सारी जमीन हड़प कर गई। मैं ये बात सुनकर हैरान हुई और बोली, आप क्या कह रही हैं? भाभी कहने लगी, ज्यादा भोली मत बनो, हमें सब इल्म है कि जब तुम्हारे बाप ने तुम्हारी शादी शहरयार के साथ की थी तब अपनी आधी जायदाद उन्होंने शहरयार के नाम पर लगाई थी। अब मैं सारा किस्सा समझ गई थी। शहरयार ने शायद मुझसे शादी भी फकत इसलिए की थी कि इसे अबू ने जमीन और जायदाद दी थी और इसने सदफ को पढ़ाया लिखाया भी इन्हीं के पैसों से था। सदफ ने मुझे बताया कि वो गोली जो हर रात में खाती थी वो सदफ अपने डॉक्टर से लेकर नहीं आई थी, बल्कि वो भी शहरयार ने ही सदफ को दी थी, ये कहकर कि मुझे अपना वारिस चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर आई थी, इसलिए उसने मेरा बच्चा पैदा नहीं किया। ये बात सुनकर उसका दिल टूट गया था, इसलिए उसने शहरयार की ख्वाहिश को अपनी ख्वाहिश बनाकर मेरे सामने पेश किया था ताकि मैं इनकार ना कर सकूं। इस सब के पीछे शहरयार की मकरू प्लानिंग छुपी हुई थी। उसने मोहल्ले की एक जवान लड़की से छुपकर निकाह कर लिया था। वो मुझे मसले सेहत गोली खिला रहा था कि मैं जल्द अज जल्द बिस्तर पर पड़ जाऊं और खुलम खुला अपनी शादी का ऐलान कर दूं। जहां तक सदफ की शादी की बात रही तो सदफ की शादी भी वो इसलिए नहीं होने देना चाहता था क्योंकि वो घर में बैठकर खाना चाहता था। इसकी ये प्लानिंग थी कि सदफ कमाएगी और वो बैठकर खाएगा। अब मुझे और सदफ को इसकी हकीकत मालूम हो चुकी थी कि हम माँ बेटी ने कितने बरस एक धोखेबाज शख्स के साथ गुजार दी है और हमें इसके धोखे का इल्म ही नहीं हुआ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इसने मेरा नुकसान होने से पहले ही मुझे शहरयार की असलियत दिखा दी। मैंने कानूनी कार्रवाई करके अपनी जायदाद वापस ले ली है। मैंने और सदफ ने अलहदा घर ले लिया है। नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।